सौरभ सिंह चौहान प्रॉस्पेरस एडुकेयर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं समास में अंतर, संधि और समास में अंतर। और इसके अतिरिक्त हम लोग देखेंगे द्विग समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इनमें जो अंतर आता है तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि समास में अंतर। संधि क्या होती है? संधि में दो वर्णों का मेल होता है और समास में क्या होता है? पदों का मेल होता है। ठीक है, मतलब कि समास में शब्दों का मेल होता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। पहला अंतर ये हो जाता है मुख्य रूप से। फिर दूसरा अंतर क्या होगा हमारा? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, संधि का मतलब होता है मिलना, मेल। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेपण, संक्षिप्त रूप, है ना, या निकट आना, परस्पर निकट आना समास का शाब्दिक अर्थ होता है। और इसको हम संक्षेपण भी कह सकते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेपण है। तीसरा अंतर, जो मुख्य अंतर है, ये है संधि में जिन शब्दों का योग रहता है उनका मूल अर्थ परिवर्तित नहीं होता है। कैसे? जैसे हिमालय है, मान लीजिए, ठीक है, ये संधि है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होगा? हिमधन आलय। क्या होगा? हिमधन आलय। अब जब ये विच्छेद हो गया, उसके बावजूद भी इसका जो अर्थ है वो नहीं बदलेगा। जैसे पुस्तकालय है तो पुस्तकालय में पुस्तक धन आलय, आलय मतलब होता है घर, आलय मतलब क्या होता है? घर, जहाँ वो चीज मौजूद रहती है, निवास करती है। तो पुस्तकालय, पुस्तकालय का विग्रह संधि विच्छेद करने के बाद भी इसका अर्थ नहीं बदलेगा, पुस्तकालय ही रहेगा। लेकिन समास में क्या होता है? समास में जो शब्द रहते हैं जिनका हम विग्रह करते हैं तो कभी कभी ये परिवर्तित होते हैं, कभी कभी परिवर्तित नहीं होते। कुल मिलाकर इसको हम कैसे पढ़ सकते हैं? समास में बने शब्दों का मूल अर्थ सुरक्षित भी रह सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है। वो कैसे? जैसे समास है विषधर, ये समास है, ठीक है। अब इस समास का हम जब विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय क्या होगा? इसका अर्थ बदल जाएगा। वो कैसे? देखिए, विषधर, विष को धारण करने वाला, अर्थात यहाँ पर तीसरा व्यक्ति आ रहा है ना, तीसरा पद प्रधान हो रहा है, ना कि विषधर। विषधर कौन? विष को कौन धारण किया है? भगवान शिव शंकर, है ना। ऐसे ही अन्य समास हैं, जैसे आप कोई भी समास ले लीजिए, लेकिन कुछ समास में क्या रहता है? अर्थ में परिवर्तन नहीं आता, लेकिन कुछ समास ऐसे होते हैं जिसमें परिवर्तन आ जाता है। तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि समास में बने शब्दों का जो मूल अर्थ है वो सुरक्षित भी रह सकता है और परिवर्तित भी हो सकता है। फिर है चौथा अंतर, संधिस्थ शब्दों का तोड़ने पर क्रिया को विच्छेद कहते हैं। मतलब कि संधिस्थ शब्दों को, जो शब्द हैं उनको तोड़ने की क्रिया को क्या बोलते हैं? विच्छेद बोलते हैं। और इधर क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं। मतलब कि शब्दों को जब तोड़ेंगे तो हम इधर समास में विग्रह कहेंगे और संधि में क्या कहेंगे? विच्छेद कहेंगे। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मूल अंतर। फिर हम बात करते हैं कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। देखिए इसमें क्या अंतर होता है। आपने पढ़ा है अभी कर्मधारय बहुब्रीहि समास पिछले वीडियो में, तो आपने देखा है कि कर्मधारय बहुब्रीहि में जो समास का जो उत्तर पद है, जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है? उत्तर पद की। दो पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद समास में। तो दोनों समास में पूर्व व उत्तर पद के बीच विशेषण व विशेष का संबंध होता है। किंतु जहाँ कर्मधारय में प्रधान पद समस्त पदों में ही होता है। देखिए होता क्या है, जैसे हम इसको उदाहरण समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमने लिया उदाहरण नीलगगन। नीलगगन हमारा एक उदाहरण है। अब जब इसका हम विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? ये जो नील है ये क्या दिखा रहा है? ये विशेषता बता रहा है किसकी? गगन की। गगन मतलब आकाश की। आकाश की विशेषता बता रहा है कि आकाश कैसा है? नीला है। तो नीला क्या है? विशेषता बता रहा है। तो ये विशेषण हो गया, मतलब कि पहला पद विशेषण हो गया और दूसरा पद विशेष। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं और जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो नील गगन में क्या है? नीला क्या है? विशेषण है। और यहाँ पर मैंने वही चीज लिखा है। अब देखिए, दोनों समास में पूर्व व उत्तर पद के बीच विशेषण व विशेष्य का संबंध होता है। किंतु जहाँ कर्मधारय में प्रधान पद समस्त पदों में से कोई एक ही होता है,
वहीं बहुब्री में इनसे इतर कोई अन्य शब्द पद होता है। देखिए यहाँ पर या तो संभव है पहला पद विशेषता बताए दूसरे पद की, या तो संभव है दूसरा पद बताए पहले पद की विशेषता। लेकिन बहुब्री में ऐसा नहीं होता। बहुब्री में कोई तीसरा पद ही आ जाएगा, मतलब कोई तीसरा व्यक्ति ही आ जाएगा कि भैया मैं प्रधान व्यक्ति हूँ, इसका अर्थ मैं हूँ, है ना। जैसे वहां पर मैंने विषधर लिया था, तो विषधर क्या है? विषधर, विष को धारण करने वाला, तो वो भगवान शिव हो गए। तो तीसरा व्यक्ति आ रहा है ना, कर्मधारय में नहीं आता ऐसा, ठीक है। वहीं बहुब्री में इनसे इतर कोई अन्य पद शब्द प्रधान होता है, अर्थात इनमें दोनों में समस्त पद मिलकर किसी तीसरे पद का अर्थ देते हैं। ये हो जाता है हमारा अंतर। फिर है द्विग समास व बहुब्री समास में अंतर। इसमें क्या अंतर है? देखिए बहुब्री समास आप पढ़े ही अभी कि इसमें जो पद की प्रधानता रहती है, कोई अन्य पद ही प्रधान रहता है, कोई तीसरा पद ही प्रधान रहता है। और द्विग समास में क्या होता है? इसमें संख्यावाची विशेषण होता है, मतलब इसमें संख्या आ जाता है। कुछ चीजें इसमें विशेष रूप से समझने लायक हैं, इसको आप अभी ध्यान दीजिएगा। बहुब्री समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है, दोनों पद विशेषण का कार्य करते हैं। विषधर, विषधर मतलब इसको धारण करने वाला, विशेषता का कार्य कर रहा है, ठीक है, विशेषण का कार्य कर रहा है। जबकि द्विग समास का जो पहला पद है वो संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण है दशानन। क्या है उदाहरण? दशानन। दशानन में जब इसका विग्रह करते हैं तो क्या होता है? 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। ये क्या हो जाता है? बहुब्री। लेकिन यहाँ पर आपको ये डाउट होता होगा कि ये दशानन में 10 क्या है? 10 हमारा संख्या है, और संख्या मैंने क्या पढ़ा अभी कि संख्यावाची विशेषण में द्विग समास होता है। लेकिन होता क्या है, जब भी संख्यावाची विशेषण के बाद अगर शरीर से जुड़े कोई भी अंग आ जाते हैं, वहां पर द्विग नहीं होता बल्कि बहुब्री समास ही होता है। जैसे दशानन, है ना, चतुर्भुज। तो ये क्या है? ये आपका हो जाएगा किसमें? बहुब्री में। लेकिन यहाँ पर मैंने दोनों तरह से विग्रह किया है, एक बहुब्री में भी और एक द्विग में भी, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, दशानन, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। यहाँ पर फिर मैंने दशानन का विग्रह किया है, 10 आननों का समूह, द्विग समास, ठीक। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, द्विग समास। अब यहाँ पर अंतर जैसे एग्जाम में आएगा तो कैसे पहचानेंगे अंतर? यहाँ पर ये जो मैंने द्विग समास में लिखा है ये नहीं लिखा जाएगा। वो कैसे? देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, जब समास का पूर्व पद संख्यावाची हो और उत्तर पद शारीरिक अंगों से संबंधित हो तो वहां पर द्विग नहीं बल्कि बहुब्री समास होता है। जैसे चतुरानन, पंचानन, बारहसिंगा, एकदंत, पंचमुखी, चतुर्मुख। इसमें कोई तीसरा अर्थ ही निकलेगा, है ना। जैसे पंचमुखी बोला तो 5 मुख वाला, अर्थात शिव। कौन है 5 मुख का? जिसके 5 सिर हैं। फिर है द्विग और कर्मधारय में अंतर। द्विग कर्मधारय में क्या अंतर है? द्विग का पहला पद हमेशा संख्यावाची विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है द्विग में? संख्या होता है, ठीक है। और जो दूसरे पद की क्या बताता है? विशेषता बताता है, गिनती बताता है कि इतनी सारी चीजें हैं। जैसे चौराहा हो गया, चौराहा में क्या? चौराहा मतलब कि 4 राहों का समूह, 4 रास्ते हैं जहां पर, वो है उसका समूह क्या है? चौराहा। जबकि कर्मधारय में एक पद विशेषण होने पर भी संख्यावाचक कभी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसमें कर्मधारय में क्या होता है, एक पद विशेषण तो होता है लेकिन ये संख्यावाची नहीं होता है। द्विग में भी विशेषण होता है पहला पद, और कर्मधारय में भी पहला पद विशेषण होता है। लेकिन क्या हुआ? लेकिन द्विग में संख्यावाची होगा और इसमें संख्यावाची नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। फिर है द्विग का पहला पद ही विशेषण बनकर प्रयोग में आता है, जबकि कर्मधारय में कोई भी पद दूसरे पद का विशेषण हो सकता है। मैंने बताया था कि कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसमें जो विशेषण है वो या तो पहला पद होगा या तो दूसरा पद हो सकता है। मतलब ये बदलते रहते हैं, डिपेंड करता है, निर्भर करता है किस पर? ये हमारा जो उदाहरण है, जैसे नवरत्न लिखा है, नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह। यहाँ पर 9 क्या है? संख्या बता रहा है, रत्नों का समूह। ये हो गया आपका द्विग समास, ठीक है। फिर चतुर्वर्ण, 4 वर्णों का समूह, द्विग समास हो गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में
जो है उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, ये है कर्मधारय समास। यहाँ पर उत्तम, उत्तम क्या है? विशेषता है ना, विशेषण है। तो देखिए बाद वाला पद हो गया ना विशेषण यहाँ पर, तो बाद वाला पद हो गया, फिर भी ये कर्मधारय रहेगा। हो सकता है पहला पद विशेषण हो, जैसे नीलकंठ। नीलकंठ क्या है? नीलकंठ में पहला पद विशेषता बता रहा है ना, कंठ कैसा है? नीला है ना। तो इस तरह से आपका और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो द्विग और द्विग समास और कर्मधारय समास में ये अंतर था। तो एक चीज और आप नोट कर सकते हैं, यही है कर्मधारय गुणवाचक विशेषण होता है। कर्मधारय में गुण बताया जाता है कि कंठ कैसा है? नीला है, ये गुण बता रहा है। पुरुष कैसा है? उत्तम है, उत्तम पुरुष है, बहुत अच्छा है ना। द्विग समास में संख्यावाची विशेषण होता है, ये चीज मैंने फिर से लिख दिया था। अब यहाँ पर हमने आज क्या पढ़ा, इसको रिकॉल कर लेते हैं। हमने पढ़ा संधि और समास में अंतर, फिर हमने पढ़ा आपका कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर, फिर हमने पढ़ा द्विग समास व बहुब्रीहि समास में अंतर, फिर हमने पढ़ा द्विग समास और कर्मधारय में अंतर। इस प्रकार से आपका जो अंतर वाला वीडियो है वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई सुझाव है तो सुझाव आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। कोई भी सजेशन है आप इसको कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।